वीडियो है +1 कॉमर्स के लिए। जैसे कि आपने अपनी कॉमर्स स्ट्रीम को चूज़ किया है, दैट इज़ वाई सबसे पहले आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। सिंपल कॉमर्स का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग या एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का बिजनेस करना या गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? किसी एक जगह से माल को पहले परचेज़ किया, ठीक है, देन दूसरी जगह उसको क्या कर दिया, सेल। पहले परचेज़ करके देन उसको सेल करना, ये आपका है एक्सचेंज। उसके बाद हम देखेंगे मेन हमारा अकाउंटिंग या अकाउंट्स का मीनिंग क्या होता है। इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू अदर्स और कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब देखिए इसका मतलब क्या है। इट इज़ एन आर्ट, ठीक है, ये क्या है, एक कला है इसकी रिकॉर्डिंग की। सिंपली आपने एक चीज़ों को रिकॉर्ड करना है, जैसे कि आप कॉपी पेन में अपनी कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब होता है कि जो सेम एक्टिविटीज़ है, ठीक है, उनको एक सिंगल बुक में या एक सिंगल कॉलम में पुट करना होता है आपको, ताकि वो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं आपकी मिक्स ना हो जाए। जैसे कि आपकी +1 में आपको पता है कितनी बुक्स होती हैं, आपकी BST की बुक्स है, अकाउंट्स है, देन इकोनॉमिक्स है, ठीक है। BST की बुक्स में आपको सिर्फ BST मिलेगी और अकाउंट्स में सिंपल आपको अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मीन्स कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर बुक में आपको रिकॉर्ड होती है। दैट्स वाई उसका क्या कहते हैं हम, क्लासीफाइंग। नेक्स्ट आपका थर्ड स्टेप होता है समराइज। समरी मीन्स होता है कि कोई भी एक मेन इन्फॉर्मेशन को आपने रिकॉर्ड करना होता है, यहाँ की कोई एक्स्ट्रा चीज़ों को आपने रिकॉर्ड नहीं करना। जो आपकी बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स हैं, आपने सिर्फ उनको ही रिकॉर्ड करना होता है। नेक्स्ट आपका स्टेप है इंटरप्रिटेटिंग। अब इंटरप्रिटेटिंग का मतलब क्या होता है कि आपने जो आपने डाटा रिकॉर्ड किया है, ठीक है, जितनी भी आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है उनकी जांच पड़ताल करना, ठीक है, ताकि आप उसमें से एक फाइनल रिजल्ट को निकाल सके। जैसे कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ठीक है, जैसे आप सेल कर रहे हो, परचेज़ कर रहे हो, देन उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है आपके बिजनेस पे, ठीक है, वो जो ट्रांजैक्शन की है आपने उसका आपके बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये हम निकालते हैं अपनी इंटरप्रिटेटिंग के मेथड से। लास्ट स्टेप होता है आपका कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस या कम्युनिकेटिंग द फाइनल रिजल्ट्स टू अदर। अब इंटरप्रेटिंग में, ठीक है, मैंने रिजल्ट निकाला था अपना, या प्रॉफिट या लॉस। अब उस प्रॉफिट या लॉस या पर्टिकुलर रिजल्ट को मैंने क्या करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है अदर पीपल के साथ, ठीक है, अपने पब्लिक के साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज में आपको प्रोस्पेक्टस इशू होता है किसी भी कॉलेज में। उस प्रोस्पेक्टस में क्या होता है कि आपके इस कॉलेज में इतने मेरे बच्चों ने तो हाईएस्ट मार्क्स गेन किए हैं, ठीक है, इतने मेरे किस कॉलेज में कोर्सेज अवेलेबल हैं, साथ ही साथ उनकी फैसिलिटीज़ के बारे में बताया होता है आपको। सेम वैसे ही एक बिज़नेस अपने रिजल्ट पब्लिक को शो करती है, ठीक है, थ्रू बैलेंस शीट। और उससे फ़ायदा क्या होता है कि वो जो बैलेंस शीट वहाँ पब्लिक को पेयर होती है, देन उससे कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं, देन वो आपकी सेल इंक्रीज़ होती है, आपके कस्टमर इंक्रीज़ होते हैं, देन अल्टीमेट आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये थी आपकी अकाउंटिंग की मीनिंग, ठीक है। क्या था कि इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहले हम एक चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, देन उसमें से क्लासीफाई करते हैं। पहले अपने जितनी भी ट्रांजेक्शन की उनको रिकॉर्ड कर लिया, देन उसके बाद हमने अलग अलग ट्रांजेक्शन को अलग अलग हेड्स के नीचे पोस्ट करना होता है, ये हुआ क्लासीफाइंग। नेक्स्ट आपने करना है समराइजिंग, उनकी मेन जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उस ट्रांजेक्शन की वो चीज़ें ही आपने रिकॉर्ड करनी है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद मेन ट्रांजेक्शन आपने क्या करना है, उसको इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट करने के बाद जांच पड़ताल मतलब करने के बाद लास्ट में आपको जो रिजल्ट निकलता है उसको फाइनली क्या करना है, कम्युनिकेट करना है विद अदर्स के साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी बेसिक्स टर्म्स, जो कि आपके +1 +2 के आगे जितने भी कॉमर्स की आने वाली क्लासेस है ना, उनके लिए आप बेस है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपकी मेन टर्म होती है एसेट्स, ठीक है। अब ये क्या है, दीज आर द वैल्यूएबल थिंग्स और द आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द बिजनेस एंड इट इज़ द ऑनरशिप ऑफ द प्रोप्राइटर और बिजनेसमैन। सिंपली अगर वन वर्ड में कहूँ तो ये क्या है, आपकी ऑनरशिप, ठीक है, ये आपकी ऑनरशिप है। क्योंकि जो भी चीज़ आपने खरीदी हुई है, ठीक है, आप जिस भी चीज़ के मालिक हो वो चीज़ आपकी क्या है, एसेट है। अब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें तो जैसे कि आपका हाउस हो गया, ठीक है, वो आपकी एसेट है। आपके हाउस में जितना भी आपका फर्नीचर है आप उसके मालिक को, दैट से ये आपकी एसेट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी टाइप्स ऑफ एसेट्स या क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। सबसे पहले आपका आता है फिक्स्ड एसेट्स, सेकंड है आपका करंट एसेट्स, थर्ड वन टेंजिबल एंड फोर्थ इनटेंजिबल। सबसे पहले देखिए फिक्स एसेट क्या कौन सी होती हैं। द एसेट्स
which cannot be converted into cash and assets which are purchased for long term use in the business। वो चीज़, ठीक है, वो एसेट जो आपने एक तो लंबे समय के लिए परचेज किया, ठीक है, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे मोर देन 1 ईयर, ठीक है, मोर देन 1 ईयर आपने परचेज किया, ठीक है, उसको, और उसको आप इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में। अब हम इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर एग्जांपल लें तो आपकी जो बाइक एक्टिवा होती है, ठीक है, वो आप मिनिमम 2 या 3 ईयर्स आप चलाते हो, ठीक है, वो आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, 2-3 साल आपके आराम से निकल जाते हैं। वो चीज़ क्या होगी, आपकी फिक्स एसेट, आपका फर्नीचर हो गया, टीवी, फ्रिज, ये सब कुछ, और आपकी जो हाउस, बिल्डिंग, ये सारे क्या है आपकी फिक्स एसेट। अब बिजनेस में कौन सी एसेट होती हैं फिक्स्ड, वो होती है लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जो मशीनरी, ये सभी बिजनेस में फिक्स्ड एसेट होती हैं, ठीक है। अगेन फिक्स्ड एसेट कौन सी, जो आप इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में, और ये अपने लॉन्ग टर्म परचेज की होती है। अब देखिए इजीली कन्वर्ट क्यों नहीं कर सकते कैश में, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड होता है ना, वो क्या होता है मोर देन 1 ईयर, उनकी 2 साल 3 साल कम से कम। दैट इज़ वाई इनको जब हम सेल करते हैं तो वो ईजिली सेल नहीं होती, ठीक है। सबसे पहले हम इनकी देखते हैं प्राइस के, किस प्राइस में बिकेगा, ये सब कुछ बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, देन हम उसको सेल करते हैं। और फिक्स एसेट्स का दूसरा नाम क्या है, नॉन करंट एसेट्स। नेक्स्ट अब देखिए करंट एसेट। अब देखिए करंट का मतलब क्या होता है, लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। अब देखिए ये इसके ऑपोजिट होती है, ये अगर लॉन्ग टर्म है देन ये क्या होंगी शॉर्ट टर्म, और ये कैन नॉट ईजिली कन्वर्टेड इनटू कैश, देन ये क्या होगा, कैन बी ईजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। देखिए एसेट्स विच आर ईजिली कन्वर्टेड इनटू कैश are known as current assets, और assets which are purchased for short term period is also known as current asset। अब हम अगर इनकी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई एग्जांपल देखें तो वो क्या होंगी, जैसे कि आपकी स्टेशनरी, ठीक है, जैसे कि आपकी जो नोटबुक होती है, पेन पेंसिल लिख सकते हो। बट अगर हम इसकी जो एग्जांपल है, ठीक है, अपने बिजनेस में देखें तो वो क्या होंगी, कैश इन हैंड, बैंक, कैश एट बैंक, डेटर्स एंड स्टॉक, ठीक है। कैश इन हैंड का मतलब क्या होता है कि जो आपकी पॉकेट में कितना कैश अवेलेबल है, ठीक है। कैश एट बैंक मतलब कि आपके बैंक बैलेंस में कितना कैश है। देखिए जैसे कि पता आपको, जो आपका कैश होता है वो कभी भी फिक्स नहीं होता, ठीक है, कभी भी इंक्रीज हो सकता है, कभी भी डिक्रीज हो सकता है। दैट इज़ उसकी जो टाइम की जो पीरियड है वो लेस देन 1 ईयर होता है। दैट इज़ वो आपकी क्या है, करंट एसेट। अब देखिए एसेट की वो कैश तो है आपका, और करंट क्यों, उनके जो टाइम पीरियड है वो क्या है, शॉर्ट। नेक्स्ट आपका होता है डेटर्स, ये हम नीचे देखेंगे कि डेटर्स क्या होते हैं। और लास्ट आपका क्या है, स्टॉक। सपोज अगर आपकी कोई स्टेशनरी शॉप है, ठीक है, तो अगर आप वो स्टेशनरी पहले लेके आते हो देन उसको बेचते हो, तो वो स्टेशनरी जिसकी आप सेल एंड परचेज कर रहे हो तो वो आपकी क्या है, स्टॉक, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका है टेंजिबल एसेट्स। सिंपली द एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन बी टच एंड सीन आर नॉन एज टेंजिबल एसेट्स। सिंपली अब जिन चीज़ों को आप देख सकते हो, हाथ लगा सकते हो, ठीक है, जैसे कि बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें क्या है आपकी टेंजिबल एसेट्स। लास्ट है आपका इनटेंजिबल एसेट। अब देखिए इनटेंजिबल एसेट कौन सी होती है, इसके ऑपोजिट, टेंजिबल के ऑपोजिट, कि एसेट्स विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस और कैन नॉट बी टच्ड और सीन आर नोन एज इनटेंजिबल एसेट्स। सिंपली ये वो एसेट्स होती हैं जिनको आप ना तो देख सकते हो और ना ही हाथ लगा सकते हो, ठीक। देखिए जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो मार्केट है वहाँ अलग अलग टाइप्स की बिजनेस है। जैसे कि आपकी अगर हम ब्रांड के नाम ले लें, ठीक है, जो आप डेली यूज़ करते हो, लाइक डिटॉल, पतंजलि, एक्सेट्रा, ये सभी ब्रांड है। इन सभी ब्रांड की अपनी अपनी क्या है, रेपुटेशन है, ठीक है, और उस रेपुटेशन को हम क्या कहते हैं अपने अकाउंट्स में, गुडविल। सिंपली रेपुटेशन मतलब क्या होता है कि आपकी बिजनेस की इमेज क्या है आपके इन द आइज ऑफ योर पब्लिक, ठीक है, आपकी कस्टमर्स की आइज में आपकी बिजनेस की जो वैल्यू है, ठीक है, जो इमेज है वो क्या है, उसे हम कहते हैं रेपुटेशन, और उस रेपुटेशन को हम अपनी अकाउंट्स की लैंग्वेज में कहते हैं गुडविल। अब देखिए जैसे कि एक ब्रांड का नेम होता है, एक नेम ही है ना, उसको हम कभी भी टच या कभी भी अपना देख नहीं सकते। दैट इज ये क्या है आपकी गुडविल। जबकि रेपुटेशन को हम, जो इमेज है वो उसको हम ना देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। दैट इज वो क्या है आपकी इनटेंजिबल एसेट्स। ये आपकी एसेट्स क्यों है, बिकॉज अगर आपकी इमेज अच्छी होगी, ठीक है, आपके इन द आइज ऑफ योर कस्टमर्स, तभी आपके कस्टमर्स इंक्रीज़ होंगे एंड अल्टीमेट आपकी सेल और प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा।
नेक्स्ट आपके होते हैं पेटेंट्स और कॉपीराइट। अब देखिए कॉपीराइट क्या होता है, सपोज अगर आपकी बिजनेस से कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, ठीक है, तो उसकी कॉपी का राइट क्या है, मेरे पास है। अब देखिए जैसे कि एग्जांपल, आपके पास अकाउंट्स की सिंपल एक बुक है, ठीक है, मान लीजिए शर्मा की बुक है आपके पास। अब वो बुक लिखी किसने है, शर्मा ने। इट मीन्स उस बुक का राइट किसके पास है, शर्मा के पास। अगर आपने वही सेम बुक फोटोस्टेट कराई, ठीक है, उसकी कॉपी करवा के आपने अपना नाम पब्लिश कर लिया, देन ये आपको केस कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कॉपी का राइट की किसके पास है, सिर्फ शर्मा के पास ही है। तो आपका होता है पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होते हैं, सिंपली आपके राइट्स, ठीक है, जैसे कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, कोई भी न्यू स्कीम निकाल रहे हैं, तो उसका जितने भी राइट्स हैं ना, ठीक है, वो आपके पर्टिकुलर बिजनेस के पास ही होते हैं, तो ये आपके हैं पेटेंट्स। अब देखिए नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक क्या है, लाइबिलिटीज़। अब देखिए लाइबिलिटीज़ क्या है कि दीज आर दी ऑब्लिगेशंस पेएबल बाय द बिजनेस और एंटरप्राइज in the future in the form of money or goods, or it is a debt which the business borrow from somebody else. Simply liability क्या होती है, आपकी debt, आपका कर्जा, ठीक है, जो भी चीज़ आपने किसी से बोरो की है, आपने उसको रिटर्न करना, ठीक है, इन द फ्यूचर में, वो पर्टिकुलर चीज़ क्या हो जाती है, आपकी लाइबिलिटी। अगेन ऑब्लिगेशन क्या मतलब होता है, आपकी देनदारी, ठीक है, जो चीज़ अभी आपने पे करनी है, देनदारी। यह बिज़नेस की क्या होती है, एक तरह का डेट होता है, ठीक है, कर्जा होता है जो कि बिज़नेस ने पे करना होता है इन द फ्यूचर में, और इन द फॉर्म ऑफ मनी या इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। इन द फॉर्म ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बैंक से लोन लिया है, ठीक है, अब वो जो लोन है वो आपके क्या है, आपका डेट है, ठीक है, वो आपका कर्जा है, वो चीज़ आपने पे करनी है। और पे किस फॉर्म में करेंगे आप, अगेन कैश की फॉर्म में करेंगे, कैश या चेक। नेक्स्ट है आपका कि इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। अब इन द फॉर्म ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज आपका एक बिजनेस है, ठीक है, मैंने आपको एडवांस पेमेंट किया है, मैंने आपको एडवांस दे दिया ₹10,000 का चेक, ठीक है, मैंने बोला कि आपने एक हफ्ते के बाद आपने पर्टिकुलर एक गुड्स है, उनकी जो डिलीवरी है वो पर्टिकुलर जगह पे कर देनी है। इट मीन्स ये जो 10,000 है ये क्या आपकी लाइबिलिटी, ठीक है, क्योंकि कैश किसका है, कैश तो मेरा है, बट 10,000 की गुड्स आपने मुझे अभी डिलीवर करनी है, दैट इज़ वाई ये क्या आपकी लाइबिलिटी, ठीक है, और ये क्या इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। नेक्स्ट अब देखिए इनकी दो टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट है आपकी लॉन्ग टर्म, जिससे हम क्या कहते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़। दीज आर दी लाइबिलिटीज़ विच फुल ड्यू फॉर पेमेंट इन अ लॉन्गर पीरियड से मोर देन 12 मंथ आर नॉन एज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। सिंपली इसका मतलब क्या होता है कि वो चीज़ें, ठीक है, जो आपने किसी को पे करनी है, ठीक है, ये जो वो डेट, वो कर्जा जो आपने पे करना है, बट मोर देन 1 ईयर, ठीक है, 1 साल के बाद करना है, क्योंकि जिसका जो टाइम पीरियड है वो 1 साल से ज़्यादा है। अब देखिए इसकी एग्जांपल, जैसे कि आपको पता है बैंक से आपको लोन मिलता है, ठीक है, एक आपका लोन होता है शॉर्ट टर्म, एक आपका लोन होता है लॉन्ग टर्म। वो लॉन्ग टर्म लोन आपका इस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आ जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर आपने किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया तो वो भी आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आता है। नेक्स्ट इसके ऑपोजिट है आपकी करंट लाइबिलिटी। अब देखिए करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या है, दीज अदर्स लाइबिलिटीज़ विच फुल ड्यू फॉर द पेमेंट इन शॉर्ट टर्म पीरियड। शॉर्ट टर्म पीरियड मतलब लेस देन 12 मंथ। देखिए लेस देन 12 मंथ, इसकी एग्जांपल जैसे कि ट्रेड क्रेडिटर्स, ये भी आपको मैं नेक्स्ट समझाऊंगी। नेक्स्ट आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आपने अपने घर का रेंट पे करना है, ठीक है, किसी को, अगर आपने पिछले महीने का रेंट नहीं पे किया तो वो क्या आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट आपका होता है कोई शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है, इसमें ये सब कवर होते हैं। और बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि आपका नेगेटिव बैलेंस बैंक में। अब देखिए नेगेटिव बैलेंस बैंक का मतलब क्या होता है, सपोज आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है, और आपके उस बैंक अकाउंट में आपके पास कितने थे, 6,000 थे, ठीक है, आपकी अमाउंट, और आपने जो चेक काटा ना वो आपका चेक था, उसकी अमाउंट थी 7,000। अब देखिए चेक आपने काट लिया ज़्यादा ही अमाउंट का, बट आपके पास बैंक में अवेलेबल है 6,000 की अमाउंट। अब आपको बैंक से फैसिलिटी मिली हुई थी बैंक ओवरड्राफ्ट की, ये भी कई कहीं को मिलती है, सभी को ये फैसिलिटी नहीं मिलती, ठीक है। इट मीन्स 1,000 क्या हो गई आपके बैंक से पे हो गए, क्योंकि बैंक ने अपनी तरफ से पे किए, और ये 1,000 आपकी पासबुक में क्या शो होंगे, एज ए नेगेटिव बैलेंस, क्योंकि ये 1,000 आपने पे करने हैं अभी बैंक को। तो ये होते हैं सिंपल आपके बैंक ओवरड्राफ्ट। सिंपली बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि आपके बैंक में जितना भी बैलेंस है ना, उससे ज़्यादा अमाउंट का आपने जो विड्रॉ किया हुआ है,
जो ज़्यादा आपने विड्रॉ किया है, जितनी अमाउंट से आपने ज़्यादा कैश विड्रॉ किया है वो आप उतनी अमाउंट आपकी क्या शो होगी बैंक ओवरड्राफ्ट में। अब देखिए नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक क्या है, डेटर्स। अब देखिए डेटर्स क्या होते हैं, दीज आर दी कस्टमर्स टू होम बिजनेस सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। सिंपली ये क्या होते हैं आपके कस्टमर्स जिनको आपने सामान बेचा होता है ऑन दी क्रेडिट बेसिस पे। अगर सिंपल वन लाइन में कहूँ तो ये क्या होते हैं, ये वो व्यक्ति होते हैं जिनसे आपने अभी कैश की जो पेमेंट है वो अभी रिसीव करनी है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एक बिजनेस है, ठीक है, और आपके बिजनेस में सिंपल आपने क्या करनी है, सेल करनी है। और आपको पता है सेल 2 टाइप में होती है, या तो कैश में होगी, ठीक है, या तो आपकी होगी क्रेडिट में। जो भी सेल आपने क्रेडिट में की होगी ना, और आपने जो सेल जिस पर्सन को की होगी क्रेडिट पे, आप उस पर्सन का क्या लिखेंगे, या तो नेम होगा, ठीक है, उस पर आपके पास उन पर्सन का, तो वो पर्सन आपके लिए क्या होंगे, डेटर्स, ठीक है। अब देखिए ये डेटर्स आपकी करंट एसेट में शो होते हैं यहाँ। अब देखिए करंट एसेट में क्यों शो होते हैं ये, सिंपली आपने उनको सामान तो दे दिया, ठीक है, अब बट उनसे अभी कैश नहीं लिया आप अपने कस्टमर से। इट मीन्स आपका जो सामान है वो उनके पास है, ठीक है, बट अभी आपको कैश नहीं मिला, दैट इज़ वाई ये आपकी डेटर्स है, क्योंकि आपको अपनी जो इनकम है, ठीक है, आपका जो कैश है वो अभी इन फ्यूचर रिसीव होना है। ये तभी आप क्या लिखते हो इन दी डेटर्स साइड्स। अगर बाय चांस, ठीक है, अगर सपोज अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने आपको कैश नहीं दिया, देन आप क्या कर सकते हो, उसको केस कर सकते हो, बिकॉज आपका जो स्टॉक है, आपका जो गुड्स है वो उनके पास है। अब देखिए नेक्स्ट क्राइटर्स, ये डेटर्स के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। दीज आर दी सप्लायर, ठीक है, फ्रॉम whom the business is purchased goods on credit is known as creditors। सिंपली ये क्या होते हैं, सप्लायर्स जिनसे आप लोगों ने उधार पे माल को उठाया होता है, उधार पे आपने स्टॉक अपना परचेज किया होता है। जैसे कि आपको पता है कि अगर आपकी सेल 2 टाइप्स में होती हैं, कैश और क्रेडिट में, वैसे ही आपकी जो परचेज है वो भी 2 टाइप की होती है, तो कैश या तो क्रेडिट। जो भी ट्रांजैक्शन आप कैश से करते हो, ठीक है, उनका तो इम्पैक्ट साथ ही में ख़त्म हो जाता है ना, क्योंकि आपका या तो कैश बैलेंस इंक्रीज़ हो गया या तो डिक्रीज़ हो गया। बट जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हो अपनी क्रेडिट बेसिस पे, उनके इम्पैक्ट आपकी बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं। सपोज अगर आपने किसी से क्रेडिट परचेज की है, देन वहाँ आप क्या लिखेंगे अपनी बुक्स में, क्रेडिटर्स। इट मीन्स आपकी क्या जनरेट होगी, लाइबिलिटी, ठीक है। दैट इज़ वाई आपकी करंट लाइबिलिटी में आया था। करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म्स में आपके क्रेडिटर्स 28 क्रेडिटर्स आए थे। अगेन ये आपकी लाइबिलिटी क्यों होगी, बिकॉज आपने सामान तो लिया है, ठीक है, आप किसी पर्सन से, बट आपने उस सामान की जो पेमेंट है वो अभी नहीं की, और वो जो ड्यू पेमेंट है वो आपकी क्या शो होगी, एज अ लाइबिलिटी साइड आपके क्रेडिटर्स के हेडिंग में।